नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम समझने वाले हैं बहुपद के बारे में। कक्षा 10 का दूसरा अध्याय आज शुरू कर रहे हैं और बहुपद को समझने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। कक्षा 9वीं में बहुपद की बेसिक चीज़ें आ गई थी, मैं उनको भी कवर करूँगा और बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊँगा ताकि आपको बहुपद जो चैप्टर है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा हुआ है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुपद क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पद हो बहुपद कहलाता है। तो गणित में क्या होता है कि हम जब किसी व्यंजक को देखते हैं, और व्यंजक क्या होता है, जो एक्स वाई जेड या फिर गिनती 1 2 3 4 इस तरह के अक्षर आपने देखे होंगे कि इस टाइप से, जैसा कि x + 2 है ना। तो इस टाइप के आपने कभी न कभी देखा होगा लिखा हुआ, या फिर आपने ऐसा देखा होगा x² 2x² + 4x + 3। तो ये चीजें आपने देखी होगी। तो इनको आप ध्यान से देखो, ये क्या है। तो इन्हें अपन बहुपद कब कहेंगे, यानी कि बहुपद की जो परिभाषा होती है, बहुपद को समझने से पहले अपने को यह समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बहुपद की अवधारणा को समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक चर और अचर से मिलके बनता है, चर या फिर अचर से मिलके बनता है। तो आपको मैं डिटेल से बता रहा हूं, तो इसलिए आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चर और अचर क्या होता है। तो चर और अचर की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको जानना होगा। कि चर का मतलब होता है जो जिन राशियों के मान बदलते रहते हैं। एक्स वाई जेड ये चर है। ABCD के जितने भी अक्षर हैं, T M N, जो भी गणित में उपयोग होते हैं और जिनका मान हमें पता नहीं होता है, वह सभी चर हैं। और अचर किसे कहेंगे, जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी अचर हैं, यानी कि जिनका मान नहीं बदलता है वह सभी क्या है, वह सभी क्या है, अचर कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वह अपने आप में अचर हैं, यानी कि उनका मान नहीं बदलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि चर का मान कहाँ बदलता है और अचर का मान कहाँ बदलता है। तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि चर का मान, स्थिति बताता हूँ कि चर का मान कैसे बदलता है। जैसे कि एक समीकरण लेते हैं अपन, x + 2। एक समीकरण है कि x में क्या जोड़े कि 4 आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x में x की जगह अगर 2 लिख दें और 2, तो 2 और 2 जोड़ा तो क्या है 4। तो इस स्थिति में देखते हो ध्यान से, तो x का मान कितना आया है 2। एक और स्थिति लेते हैं अपन कि x में क्या जोड़े 6 आ जाए। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है कि यहाँ हम देखते हैं कि x + 3 = 6, यानी कि x में क्या जोड़े या फिर 3 में क्या जोड़े 6 आ जाए। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आता है। तो यहाँ पर आप देखो कि x का मान क्या आया है, 3 आया है। तो एक जगह तो x का मान 2 आ रहा है, एक जगह x का मान 3 आ रहा है, यानी कि x अलग अलग स्थानों पर अपना अलग अलग मान ग्रहण कर रहा है। कभी x का मान 2 आ रहा है, कभी x का मान 3 आ रहा है, और कभी x का मान पता नहीं कुछ और आता रहता है। इसका अर्थ है कि ये अपना मान बदलता रहता है, और जो राशि अपना मान बदलती है वह चर कहलाती है। और क्या कभी 2 किसी दूसरी संख्या के बराबर हो सकता है? 2 2 के ही बराबर होता है, इसलिए अचर है। इसका मान फिक्स होता है, इसका मान स्थिर होता है, ये कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये अचर है। तो सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं वह चर होते हैं। गणित में जब अपन देखते हैं तो ABCD के जितने भी अक्षर आते हैं XYZ, तो वो चर होते हैं। और अचर
संख्याएं होती हैं जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान नहीं बदलता है, तो वह अचर कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। और ध्यान रखना, अभी तक हमने बहुपद के बारे में बात नहीं की है। बहुपद आपको बाद में समझ में आएगा, सबसे पहले आपको बीजीय व्यंजक समझना पड़ेगा। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? गणित में किस चिड़िया का नाम है बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जो बीजों से बना है। बीज क्या है? या तो चर होगा या अचर होगा, इनसे मिलके बना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2/3 लिख दूं, या फिर 6x + 7। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये किससे मिलके बना है? इसमें जो चर है वो किसका उपयोग किया गया? चर के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं तो x नजर आ रहा है अपने को चर के रूप में, यानी कि यह जो पूरा फंक्शन है वो x का फंक्शन है, x का फलन है। या फिर यह जो एक व्यंजक है इसमें मुख्यतः x चर के रूप में है, इसलिए मैंने यहाँ पे px लिखा। अगर यहाँ पे tt होता तो यहाँ pt लिखता मैं। तो इस तरीके से ये मैंने एक नाम दे दिया है इस व्यंजक को px, और ये x के रूप में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है अचर से, चर से, अचर से, चर से और अचर से, यानी कि चर और अचर से मिलके बनता है। तो ये अपने आप में बीजीय व्यंजक है। एक और देखते हैं अपन, एक और देखते हैं। तो जैसे टी के रूप में मैं बताता हूँ आपको कि 2x 3/2 प्लस, सॉरी, यहाँ अपनों ने अगर टी लिया है तो टी के रूप में ही दिखेगा ये, और 4t + 3। तो इसको भी आप ध्यान से देखो, यह भी अपने आप में बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है? बीजीय व्यंजक और बहुपद में यह फर्क होता है कि जितने भी बहुपद होते हैं, बहुपद की परिभाषा अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ये सब बीजीय व्यंजक है। तो आपको समझ में आया होगा बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी कि चर और अचर से मिलके बनता है, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुपद क्या चीज होती है। तो बहुपद को हम समझते हैं, बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या फर्क है। तो बहुपद का मतलब होता है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे उदाहरण लिख लेता हूँ, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। जैसे ये लिखा हुआ है मैंने x² 2x + 4, तो इसे मैं बहुपद कहता हूँ, यानी कि ये बहुपद है। क्यों कहता हूँ इसे बहुपद? क्योंकि मुझे एक परिभाषा पता है बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है, इसलिए मैं इसको बहुपद कह रहा हूँ। आपको बताता हूँ क्या होती है परिभाषा। बहुपद उसे कहेंगे जिसकी घात पूर्ण संख्या में हो, यानी कि अगर आपको घात पूर्ण संख्या नजर आ रही है तो वह बहुपद होगा। यानी कि चर की घात देखो, चर की घात देखो, यहाँ पे x चर है, तो इसकी जो घात है उन घातों को ध्यान से देखो, क्या उनकी घातें पूर्ण संख्या में है? बिल्कुल पूर्ण संख्या में है, इसलिए हम इसको बहुपद कह सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसको बहुपद क्यों कहेंगे? इसको बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो गुणांक होते हैं वह वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि इसके जो गुणांक हैं वह वास्तविक संख्या है। देखो x² का गुणांक, यानी x² के गुणे में क्या अंक है? कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। x के गुणे में क्या है? 2, और ये 4 है। तो इस तरीके से इनके जो गुणांक होते हैं क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। गुणांक क्या होती है? गुणांक वास्तविक संख्या होती है। गुणांक क्या होते हैं इसके? वास्तविक संख्या होती है। तो ये दो बातें यह संतुष्ट करता है, इसलिए हम इसे कहेंगे बहुपद। अब आपको बताता हूं कि शब्द से ही पता चल रहा है बहुत सारे पद, तो इसमें पद बहुत सारे, देखो 1 2 3, एक या एक से अधिक पद होने पर उसे बहुपद कहा जाता है। तो आपको ये जो चीजें मैंने बेसिक चीजें बताई ये आपको समझ में आई होगी। तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं और बहुपद को समझते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में बात करें, अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या फर्क है। फर्क इतना ही है जो अभी मैंने बताया कि
बहुपद की एक विशेषता होती है कि उसकी घात पूर्ण संख्या में होती है। तो यहाँ पर मैं दो चीजें लिखूंगा, जैसे कि t की घात 3/4 प्लस 2t-6, एक तो ये, और यहाँ पे एक और लिखूंगा t की घात 6 प्लस 3t+4। इन दोनों को ध्यान से देख के बताओ कि इनमें कौन बीजीय व्यंजक है और कौन बहुपद है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो है बीजीय व्यंजक और ये है बहुपद। क्यों कहा है मैंने इसको बहुपद? आप घातों को ध्यान से देखो, यहाँ पे चर की घात कितनी है 6, यहाँ पे चर की घात कितनी है 1, यानी कि ये 6 और 1 है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। और यहाँ पर जो चर की घात देखो 3/4, यानी बट्टे में आई है, भिन्नात्मक आई है। तो जो जिसकी घातें पूर्ण संख्या में न हो वह बीजीय व्यंजक हो सकता है, बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? वह बीजीय व्यंजक होता है, परंतु उसे बहुपद कहने का अधिकार नहीं है। बहुपद की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, तो यह बहुपद होता है। तो अब बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार की बात करें उसमें कुछ प्रकार होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रकार होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें एक पद होता है, जैसे कि या स्टार्टिंग से मैं अगर बताऊं आपको तो अचर बहुपद होता है। पहला जो बहुपद होता है वो क्या होता है? अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहेंगे? जो भी आप संख्या देखते हो 2, 3, -7 या फिर 3/4, ये सब अचर बहुपद है, क्योंकि ये अचर संख्याएं हैं और ये अपने आप में अचर बहुपद हैं। अब आप कहोगे अचर अचर बहुपद कैसे हैं? बहुपद की जो परिभाषा है उनको ये संतुष्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है 2, क्या इसके गुणे में x की घात 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा रूप बनाया जा सकता है 2 गुणा x की घात 0। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि 2 और x की घात 0 का मतलब होता है 1, और 2 एकम 2। तो जो हमने 2 लिया था जिसको लेके चले थे, फिर से 2 पर आ गए, यानी कि 2 का रूप ऐसा बनाया जा सकता है। 2 के गुणे में x की घात 0 लिखा जा सकता है। और आपको बताया कि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या है, और इसका जो गुणांक है 2 है, यानी कि वास्तविक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 अपने आप में अचर बहुपद है। जितनी भी संख्याएं होती हैं जिसमें केवल संख्या नजर आती है वो अपने आप में अचर बहुपद है। अब बात करते हैं अगले बहुपद की, जिसमें आता है शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें केवल शून्य होता है वह अपने आप में शून्य बहुपद है। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल परिभाषा है। तीसरा बहुपद आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है कि जिसमें एक पद हो, जैसे कि x 2x² 4, तो ये जितने भी अपन देख रहे हैं इनमें क्या हो रहा है? देखो कोमा लगाया हुआ है, यानी ये बहुपद अलग, ये अलग, ये अलग, और इस तरीके से और भी होते हैं। जिसमें केवल एक पद होता है वह एक पदी बहुपद कहलाता है। चौथा प्रकार और क्या होता है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें 2 पद हो, जिसमें अधिकतम कितने पद हो, या फिर जिसमें कुल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 2 t की घात 4 + 4, इस टाइप से। तो इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, तो ये अपने आप में क्या है? द्विपदी बहुपद है। पांचवा बहुपद का प्रकार त्रिपदी बहुपद भी होता है। त्रिपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें कुल 3 पद हो। तो 3 पद हो, जैसे कि x² + 4x + 6। तो अब इसको देखो ध्यान से, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक पद, 2 पद, 3 पद, इनको पद बोला जाता है।
तो ये 3 पद हैं, इसलिए इसे अपन त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इस तरीके से और भी अगर 4 पद होंगे तो उनको फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी फिर उसका एक ही नाम दे दिया जाता है बहुपद। तो अपन इन सबको बहुपद बोल सकते हैं। तो जो चीजें शुरुआती थी मैंने आपको बता दी हैं, और इस तरीके से जैसे जैसे पद बढ़ता जाएगा और अंततः अपन कह सकते हैं एक या एक से अधिक पद हैं तो उसको अपन बहुपद बोलेंगे, यानी कि ये सभी अपने आप में बहुपद है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं कि ये तो संख्या होती है कि कितने पद हैं। अब बात करते हैं अपन घातों की। तो जैसे कि यहाँ पर अपन घात की बात करते हैं कि किसी बहुपद की घात किसे कहेंगे। तो आपको बताऊंगा कि बहुपद की घात का मतलब होता है कि उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो एक पदी बहुपद में आप ध्यान से देखो तो इसकी घात क्या होगी, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। देखो x की घात 1 है ना, तो इस बहुपद की जो घात होगी वह 1 होगी। इस बहुपद को ध्यान से देखो, इस बहुपद में x की घात कितनी है, 2। तो जो अधिकतम घात होती है वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इस बहुपद की घात 2 है। इस बहुपद की घात क्या है, तो इसकी घात 0 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर x की घात 0 लिख दें तो भी 4 ही होता है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था। तो इस बहुपद की जो घात होगी वह अधिकतम 0 है, तो इसलिए अपन 0 कहेंगे। ये आपको समझ में आया होगा घात। अब नीचे वाले उदाहरणों में देखो, इस बहुपद की घात क्या रहेगी, तो इस बहुपद की घात रहेगी 2। क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें जो 2 पद हैं उसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसकी घात 2 कहलाती है। अब इसको ध्यान से देखो, t की घात 4 और +4 एक बहुपद लिखा हुआ है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, तो इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है, इसलिए इस बहुपद की घात 4 होगी। अब इसको ध्यान से देखो, इस बहुपद में इस बहुपद की घात क्या होगी, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि x की घात 1 भी है और x की घात 2 भी है। 2 का चयन क्यों हुआ है, 2 इसकी घात क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा है कि किसी बहुपद में चर की घात अधिकतम होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 2। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे बहुपदों के प्रकार देखे हैं, और बहुपदों के प्रकार देखने के बाद में हमने ये देखा है कि इनकी घातें कैसे निकालते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और अगर आप क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें, यस, कमेंट में यस लिखें। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बहुपदों के कितने प्रकार होते हैं और बहुपदों की घातें कैसे निकालते हैं, वो चीज हमने समझ ली है। अब बात करते हैं कि बहुपद जो भी होता है उसका जोड़ घटाव कैसे होता है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चीजें जितना हो सके अपन इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन कि 2 बहुपद है, जिसमें पहला बहुपद है 2x प्लस 2, ये एक बहुपद है। अब इसमें जोड़ना है 3x प्लस 4। आपके सामने 2 बहुपद लिखे हैं और उनका जोड़ करना। तो जोड़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। तो इसमें पद कितने हैं, 2 पद, इसमें पद कितने हैं, 2 पद। तो जोड़ घटाव जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि समान पदों में होता है। समान पद का मतलब होता है कि जो x x वाले हैं वो जुड़ेंगे और जो संख्या वाले वो आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, 2x, इस 2x में कौन जुड़ेगा, ये प्लस 3x, क्योंकि ये समान पद है। फिर ये 2 है और ये कितना है, 4, तो इनको जोड़ेंगे अपन। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x और 2x कितना होता है, 5x, और 2 और 4 कितना होता है, 6। तो इस तरीके से अपन 2 बहुपदों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि घटाव कैसे होता है, ये अपनों ने समझा। अब घटाव देख लेते हैं। तो 2 बहुपद लिखूंगा मैं यहाँ पे, x²
माइनस 4x प्लस 6, घटाव हो रहा है 2x² माइनस 8x और माइनस 7। तो ये जो दो बहुपद हैं इनका घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है। तो जो पहला बहुपद है इसको ऐसा कैसे लिखेंगे? x² माइनस 4x प्लस 6। यहाँ तक समझ में आया आपको? पहला बहुपद लिख दिया। उसके बाद में जो माइनस लगा हुआ है कोष्टक के बाहर, इस माइनस का गुणा अंदर होगा। तो माइनस का गुणा, ये पद प्लस का है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस का है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा। देखो कोष्टक है, इसका अर्थ है कि इस चिन्ह का अंदर गुणा होगा। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आया? माइनस। तो चिन्ह का गुणा हो गया, उसके बाद संख्या लिखा जाएगी 2x², जो पद है वो लिखा जाएगा। फिर देखो माइनस का गुणा माइनस में तो क्या आता है? प्लस, और ये 8x। फिर देखो माइनस का गुणा माइनस में तो कितना आएगा? 7। अब क्या करेंगे? समान पद को इकट्ठा लिखेंगे। देखो x², तो x की घात 2 वाले हैं उनको साथ में लिख दो, ठीक है। उसके बाद में जो x वाले हैं, ध्यान से देखो, स्टार बना रहा हूं मैं, ये अलग चिन्ह बनाया है, इनको वापिस साथ में लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 8x। उसके बाद में जो संख्याएं हैं, क्या बचा है? 6, 7, ये दोनों बची। तो इन संख्याओं को अपन साथ में लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सारे पद हमने कवर कर लिए हैं। तो अब देखो इनका हिसाब होगा, इनको ध्यान से देखो। तो x² है, ये 2x² है। तो इसका मैंने तरीका बताया है कि जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो, देखिए इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, तो घटाव होगा। तो 2x² में से x² गया तो x² बचेगा। कितना बचेगा? x² बचेगा। और चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी संख्या है। तो जो दिख रही है बड़ी, उसका चिन्ह लगा दो। ये तो 1x² है, ये 2x², तो दिखने में ये बड़ी दिख रही है, इसका चिन्ह लगा दो। अब इसको देखो, इसको हल करेंगे अपन। जब दो संख्याएं दिख रही है और चिन्ह उल्टे हैं तो घटाव होगा। 8x में से 4x गया तो 4x बचेगा। कितना बचेगा? 4x। और चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी है। तो इन दोनों में दिखने में कौन बड़ी दिख रही है? ये दिख रही है, इसका चिन्ह लगा दो यहाँ। सीधा तरीका है। अब इन दोनों को देखो, 6 6 12 ने 13 आ गया। कितना आया? 13। तो ये हमने देखा है कि किस तरीके से बहुपदों का घटाव होता है। आसानी से किया जा सकता है। बस जोड़ घटाव और इन चीजों में अपने को ये ध्यान रखना है कि समान पदों को पास पास बिठाना है और उनका हिसाब करते जाना है, और इस तरीके से अपन उनका जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब अपन गुणा देख लेते हैं कि गुणा कैसे होता है इनका। तो बहुपद सेम वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के बीच में गुणे का निशान लगा देते हैं और गुणा करके देखते हैं कि गुणा कैसे होता है। ये जो प्लस हट गया है और इसके बीच में गुणा लगा। तो गुणा करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, बराबर का निशान लगाना है। ये बहुपद इनका आपस में गुणा करेंगे तो कैसे होगा? ये क्या लिखा हुआ है? 2x। इस 2x का गुणा होगा पूरे बहुपद में। 2x का गुणा होगा किसमें? होगा 3x प्लस 4 में। फिर इस प्लस 2 को यहाँ लिखेंगे और इस प्लस 2 का गुणा होगा पूरे बहुपद में। तो अंदर हो जाएगा 3x प्लस 4। अब अपन क्या करेंगे? इनका गुणा कराएंगे। तो इसका गुणा इसमें होगा। तो कैसे होता है? सबसे पहले चिन्हों का होता है। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आता है? प्लस। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब करो आप संख्या का संख्या में, 2 तिया 6, यानी अचर का अचर में 2 तिया 6 आया। अब x का x में गुणा करना है, तो x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा। कैसे आया? देखो यहाँ पर x लिखा है, इसकी घात क्या है? 1, और यहाँ पे x लिखा है, इसकी घात क्या है? 1। ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है। और गणित का नियम कहता है कि आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो देखो आधार एक जैसा है तो इनकी घातें जुड़ेगी, तो एक घात और एक घात कितनी हो गई? 2 घात। अब फिर इसका गुणा वापिस इसमें भी होगा। तो पहले मैंने क्या बताया? नियम क्या होना चाहिए? पहले चिन्हों का होता है, उसके बाद अचर का होता है, उसके बाद चर का होता है। तो पहले चिन्हों का, इसके चिन्ह किसका है? प्लस का। तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा? प्लस।
अब अचर का करो, 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौक 4 दूनी 8 और ये एक साथ में रहेगा, ये एक साथ, यानी कि 2x का पूरे में गुणा हो चुका है। अब अपन इनका गुणा करते हैं, चिन्ह का करेंगे, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस आ गया, 2 तिया 6 और ये x, फिर प्लस का गुणा प्लस में किया तो प्लस और 2 चौक 8, यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब अपने को ध्यान लगाना है कि समान पद जो है, अब इसमें समान पद जैसे 6x स्क्वायर तो अलग है तो इसको अलग लिख दो, 8x और 6x कितना होता है 14x प्लस 8। इस तरीके से हम दो बहुपदों का गुणा कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे अपन, क्योंकि इसके बाद जो भाग आ रहा है उसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा, उसके लिए समय की जरूरत है। और अगले वीडियो में जो नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट का जो अगला वीडियो होने वाला, अगली क्लास जो होने वाली, उसको अपन भाग से स्टार्ट करेंगे और बहुपद को बिल्कुल गहराई से समझते हुए अपन 10वीं का जो ये बहुपद टॉपिक है इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, आपका बेसिक क्लियर हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरीके से आपको बेसिक क्लासेस और आपके 10वीं से जुड़ी हुई क्लासें आने वाली हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।